अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू अलिफ एकेडमी। क्लास 8 की हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हुए आज हम कॉजेज़ ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, जो कि 1857 से 1858 तक चली थी। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को वॉर ऑफ रिवोल्ट भी कहा जाता है, सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, जो कि इंडियंस ने, हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी थी 1857 में, ताकि ब्रिटिश को यहाँ से जो है वो बाहर निकाल सकें। अच्छा, इस वॉर के कुछ लॉन्ग टर्म कॉजेज़ थे, जिसमें मिलिट्री कॉजेज़ आ जाते हैं, अपना रिलीजियस कॉजेज़ आ जाते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज़ भी थे एंड इकोनॉमिकल कॉजेज़ भी थे। अब इन सारे कॉजेज़ को हम वन बाय वन जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि ये क्या कॉजेज़ थे जिनकी वजह से इंडियंस और मुसलमान, जो हिंदू और मुसलमान थे इंडिया के अंदर, उनके अंदर एक गुस्सा आ गया था, उनके अंदर एक रिजेंटमेंट जो है वो आ गई थी ब्रिटिश को लेकर। अच्छा, लॉन्ग टर्म कॉजेज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पे जो आ रहा है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है सबसे बड़ा कॉज था, रीज़न था, जिसकी वजह से जो है रूलर्स थे स्टेट्स के, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा पहले से ही आ रहा था। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? ये एक पॉलिटिकल कॉज ऑफ वार था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसमें ब्रिटिश ने ये किया था, एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी लोकल किंग जो है वो रेस्ट इन पीस हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद उसका कोई भी नेचुरल हेयर जो है वो नहीं है, कोई भी हकीकी वारिस जो है उसका नहीं है, तो क्या होगा कि वो स्टेट जो है ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर जाएगी। अब उस स्टेट को जो है ब्रिटिश जो है अपने कंट्रोल में ले लेगा, उस पूरी स्टेट को जो है ब्रिटिश अपने कंट्रोल में कर लेगा। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें उन्होंने एक ही पॉइंट रखी थी ये, कि अगर किसी स्टेट का राजा या किंग जो है नवाब, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उसका कोई नेचुरल हेयर नहीं है, इट मीन्स के कोई हकीकी वारिस नहीं, एडॉप्टेड सन, उन्होंने कहा कि वो उसकी जगह पर नहीं बैठेगा। जबकि अगर देखा जाए तो जो हिंदू लॉ था वो ये था कि जो एडॉप्टेड सन है वो भी जो है अपना, अगर बादशाह या नवाब की डेथ हो जाती है तो वो उसके तख्त पे जो है वो बैठ सकता है। बट डलहौजी जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, उसने ये पॉलिसी बनाई कि अगर कोई हिंदू रूलर जो है उसकी डेथ हो जाती है विदाउट अ नेचुरल हेयर, द स्टेट वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। अब उसमें क्या हुआ कि इस पॉलिसी के बाद, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बाद, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थीं जिनके राजा या नवाब जो है उनकी डेथ होती गई और उनके पास कोई भी जो है नेचुरल एयर जो है वो नहीं था, तो उन्होंने, ब्रिटिश ने जो है उन एरियाज़ को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1848 में सतारा की स्टेट, संबालपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 एंड मुस्लिम स्टेट ऑफ अवध 1856 में वर ओवर टेकन ओवर बाय ब्रिटिश एंड कॉजिंग रिजेंटमेंट एंड एंग्विश अमंग द रूलर्स। अब रूलर्स के अंदर जो है वो एक रिजेंटमेंट आ गई, एक एंग्विश आ गया कि ब्रिटिश जो है इतनी सारी स्टेट्स को अपने मतलब फोर्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर रहा है अपने रूल्स बनाकर। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की वजह से इतनी सारी स्टेट्स जो है ब्रिटिश ने कंट्रोल की हुई थी। एंड इसका जो रिज़ल्ट निकला, जो नतीजा निकला, वो ये कि जितने भी इन स्टेट्स के जो रूलर बनने वाले थे या जितने लोग थे, उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और ये गुस्सा जो है पनप रहा था, वक्त के साथ जो है ये आगे चलेगा। अच्छा, उसके साथ ब्रिटिश ने ये किया कि कोई अगर, जैसे पेशवा था उसका, मराठास का उसका एडॉप्टेड सन जिसका नाम था नाना साहेब, अब कहा कि ये नाना साहब क्योंकि एडॉप्टेड सन है, ये पेंशन ले रहा है, अब इसकी पेंशन हम बंद कर देंगे और उसका जो टाइटल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से राजा ऑफ तंजौर एंड नवाब ऑफ कर्नाटका, उनके भी टाइटल्स एंड पेंशन्स वगैरह ब्रिटिश ने ख़त्म कर दी। तो जैसे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं तो ज़ाहिर सी बात है लोगों के अंदर, और जो उस टाइम पे ये जो रूलर बैठे हुए थे, उनके अंदर भी गुस्सा आ गया। एंड एक बात उन्होंने ये की कि मिसट्रीटमेंट ऑफ द मुगल किंग। अब मुगल किंग बहादुर शाह टू, उसको जो है कहा गया, ये लास्ट रूलर था अपने मुगल एम्पायर का, इसके बाद मुगल एम्पायर बिल्कुल ही ख़त्म हो गई।
ही वॉज टोल्ड दैट ऑन हिज डेथ हिज सन वुड बी गिवन द टाइटल ऑफ प्रिंस, कि उसके जो बेटे हैं उनको प्रिंस का टाइटल मिलेगा, किंग का टाइटल जो है वो हम नहीं देंगे। तो ये एक मिस ट्रीटमेंट थी एक मुग़ल बादशाह के साथ। अच्छा, तो जो है लॉन्ग टर्म कॉजेज़ में अभी हमने कवर किया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ द मुगल्स। ये सारे एक लॉन्ग टर्म कॉज जो पॉलिटिकल कॉज हम कहते हैं, ये थे। आगे चलते हैं कि पॉलिटिकल कॉजेज़ के साथ साथ कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़ भी थे। अपना गवर्नर जनरल जिनमें लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, लॉर्ड डलहौज़ी थे, उन्होंने कुछ सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए इंडिया के अंदर। कस्टम्स लाइक सती, ठगी एंड पर्दा वर डिस्करेज। उनको बहुत डिस्करेज कर दिया और कहा कि ये चीज़ें जो है अब इंडिया के अंदर नहीं चलेंगी। अब ये एक सोशल और कस्टम माना जाता था इंडिया के अंदर सती का। सती क्या था? दैट इफ़ अ पर्सन डाइज़, तो उसकी जो वाइफ़ है उसको जो है जब जलाएँगे हस्बैंड को, तो उसकी वाइफ़ जो है ज़िंदा उसमें जला दी जाएगी। उसको कहते हैं सती, वो औरत जो है वो सती हो जाती थी। तो ये उनका कस्टम था, ये मानते थे। तो ब्रिटिश ने कहा कि इसको जो है हम अब ख़त्म करेंगे, ये नहीं होगी। एंड कुछ ग्रुप ऑफ पीपल था वहाँ पर इंडिया के अंदर उस टाइम पे जो कि ठगी के नाम से जाने जाते थे। ये क्या करते थे कि ग्रुप में अटैक करते थे ब्रिटिश के ऊपर और उनसे सारा सामान वगैरह छीन लेते थे और उनको मार देते थे। तो ब्रिटिश ने कहा कि आज के बाद ये जो ठगी का जो ग्रुप है, अच्छा, इन ठगी का ये कॉन्सेप्ट था कि उनकी एक गॉडेस थी, उसके नाम पे ये चीज़ें सारी करते थे कि उसको जो है बलिदान देना है या उसकी खुशी के लिए हम ये चीज़ें कर रहे हैं। उनका एक रिलीजियस लिंक जो है वो जुड़ा हुआ था। तो ब्रिटिश ने कहा कि ये ठगी वाला सिस्टम जो है, ये भी अब नहीं चलेगा। एंड लास्ट जो बात है वो है पर्दा के हवाले से। जो एक सोसाइटी थी, सोशल कस्टम था उनका रिलीजन के हिसाब से भी। अब सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू जो है वो भी पर्दे में रहती थी औरतें। तो ब्रिटिश ने इसको भी जो है वो डिस्करेज किया। तो इन सारी चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा आया, क्योंकि वो सालों से जो है ये सारी चीज़ें, सारी रस्में, सारे कस्टम्स को जो है फॉलो कर रहे थे और ब्रिटिश ने जो है उन पे बैन लगा दिया और कहा कि ये चीज़ें अब आगे नहीं चलेंगी। एंड रिलीजियस कॉजेज़ में सबसे बड़ा कॉज़ जो है वो ये आता है, अपना क्रिश्चियन मिशनरीज़ जो है वो उन्होंने बुलाई अपना, और उनको अलाउ कर दिया कि दे कैन प्रीच क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। इंडिया में जो है वो क्रिश्चियनिटी को प्रीच कर सकते हैं। एंड एक दूसरी बात ये है कि फ़ोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो कर सकते हैं। हिंदू और मुसलमान जो है उनको फ़ोर्सफुली आप जो है क्रिश्चियन बनाएँ। और कुछ डिफरेंट टैक्टिक्स जो है उन्होंने कहा कि आप यूज़ कर सकते हैं। वो टैक्टिक्स को यूज़ करके जो है आप उनको अपना क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दें। कोई ग्रीड दे दें, कुछ इस तरह की और बातें बताएँ कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाएँगे तो आपको ये फ़ायदे होंगे, ये बेनिफिट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हो रही थी रिलीजियस कॉज़। अब इससे भी हिंदू और मुसलमान दोनों के अंदर, जो सिख थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, सबके अंदर एक जो है अपना एक गुस्सा था, एक जो है दे वर अनहैप्पी विद दीज़ स्टेप्स ऑफ द ब्रिटिश। अच्छा, तो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल कॉजेज़ के साथ-साथ इकोनॉमिक कॉजेज़ भी थे। जिनकी वजह से भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। ये लॉन्ग टर्म कॉजेज़ में आता है। तो ब्रिटिश इम्पोज़्ड हाई टैक्सेशन टू एक्सप्लॉइट द इंडियाज़ वेल्थ। उन्होंने बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस जो है वो लगा दिए, जिसमें जो फिर अपना पीजेंट्स से एंड स्मॉल लैंड ओनर्स से, दे कुड नॉट अफोर्ड दिस, सो मैनी फेल इनटू पॉवर्टी एंड resentment grew because of the resulting starvation and suffering। अब लोगों के पास जो है टैक्स देने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन ब्रिटिश जो है वो ज़बरदस्ती उनसे टैक्स लेते थे, तो मजबूरन उनको कर्ज़ा लेना पड़ता था। अब उनकी फसलें जो है वो अच्छी नहीं होती थी, तो वो कर्ज़ा भी चुका नहीं सकते थे। एंड फिर ऐसी कंडीशन आ गई कि लाखों लोग जो है अपना उस कंडीशन की वजह, स्टारवेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें लोग तो देख रहे थे, तो उनके अंदर जो है ये ब्रिटिश की जो अपना हाई टैक्सेस थी, उनकी वजह से भी जो है लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था और ये सारी चीज़ें जो है ना स्लोली स्लोली बिल्डअप हो रही थी। तो इकोनॉमिक कॉजेज़ पहले हमने पॉलिटिकल कॉजेज़ पढ़े, रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़ पढ़े, एंड इकोनॉमिक कॉजेज़, लॉन्ग टर्म कॉजेज़ जो है वो अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। एंड फोर्थ नंबर पर जो है वो मिलिट्री कॉजेज़ थे।
अब मिलिट्री कॉजेज़ जो है वो किस तरह से रिलेटेड थे कि कुछ रिफ़ॉर्म्स हुए आर्मी के अंदर, वो जो रिफ़ॉर्म्स हुए वो किए लॉर्ड कैनिंग ने। क्योंकि जब लॉर्ड डलहौज़ी जो है उसका टाइम ख़त्म हुआ अपना एज़ अ गवर्नर जनरल, तो लॉर्ड विस्काउंट कैनिंग जो है वो आया। ही वाज़ द लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो उसने क्या किया कि उसकी जो ये पॉलिसी थी, सबसे पहले ये कि जो सिपाहीज़ थे, लोकल जो लोग ब्रिटिश की आर्मी में थे, जिसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ये सारे जो है उनको सिपाही बोला जाता था। उनके साथ जो है ना फेयर ट्रीटमेंट नहीं थी ब्रिटिश की। दूसरी बात कि सैलरीज़ जो है उनकी बहुत ज़्यादा लो थी इन कंपैरिज़न विद दोज़ ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर को जितनी सैलरी मिलती थी, उतनी सैलरी जो है वो अपना सिपाहीज़ को नहीं मिलती थी। एंड दे हैड अ लिटिल चांस ऑफ प्रमोशन। अब उनका प्रमोशन भी जो है वो नहीं होता था और चांसेस बहुत ज़्यादा कम थे। तो ये चीज़ें जो है उनके माइंड में थी कि ब्रिटिश जो है हमें सिर्फ़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जंगों के लिए, अपना फ़ायदा उठाने के लिए, लेकिन आर्मी के अंदर हमें कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं मिल रहा, सैलरीज़ भी हमारी लो हैं और प्रमोशन के चांसेस भी नहीं है। तो ये भी सारे लोगों के अंदर, सिपाहीज़ के अंदर जो है इस चीज़ की वजह से भी बहुत ज़्यादा गुस्सा मौजूद था। एक और बात ये है कि अपना जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट जो है ये आया। इसमें क्या था कि जो सिपाहीज़ हैं उनको हम जो है ना ओवरसीज़ भेजेंगे। अब ओवरसीज़ मतलब बाहर मुल्क भेजेंगे, तो जो ब्राह्मण्स थे इन अपना ब्रिटिश के आर्मी में, उनका ये बिलीफ था कि अगर वो बाहर मुल्क जाते हैं तो उनकी एक जो रिस्पेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगी। दे वुड लूज़ देयर सुपीरियर कास्ट बाय क्रॉसिंग द सी। अब जो ये ब्राह्मण थी ये हाईएस्ट कास्ट जो है वो मानी जाती थी। फिर अपना क्षत्रिय आते हैं, फिर वैश्य आते हैं, शूद्र आते हैं, अनटचेबल्स आते हैं। तो ये जो कास्ट थी अपना हाईएस्ट जो है कास्ट थी इंडिया के अंदर। तो उनको भी जो है ये चीज़ बुरी लगी कि हम जो है ना ओवरसीज़ नहीं जाएँगे। उसके साथ-साथ ये हो रहा था कि ब्रिटिश जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही थी इंडिया के अंदर, वो कर रहे थे ब्रिटिश रैपिड डेवलपमेंट इन इंडिया। टेलीग्राफ लाइन्स जो है वो धड़ाधड़ लग रही थी, रेलवे ट्रैक्स जो है वो सारी चीज़ें ये बन रही थी। तो कम्युनिकेशन मतलब ब्रिटिश का ईज़ी हो गया एक जगह से दूसरी जगह। तो ये जो चीज़ थी ये रैपिड डेवलपमेंट कॉज़्ड फियर अमंग द इंडियंस। इंडियंस के अंदर ही फ़ियर आया कि ये ब्रिटिश जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, शायद कोई बड़ा एक्शन जो है वो करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर जो है ये अपना लॉन्ग टर्म जो है कॉजेज़ आते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। अच्छा, ये जो लॉन्ग टर्म कॉजेज़ हैं उनको हम थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा अपना पॉलिटिकल कॉजेज़, जिनमें जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। टाइटल एंड पेंशन जो है स्टॉप कर दी गई है थी पेशवाज़ की और राजा ऑफ तंजौर की, एंड मिसट्रीटमेंट ऑफ द मुगल्स। तो ये पॉलिटिकल कॉजेज़ थे। रिलीजियस एंड सोशल कॉजेज़ में बैन ऑन सती, ठगी एंड पर्दा एंड फोर्स्ड कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। इकोनॉमिक कॉजेज़ में जो है हेवी टैक्सेस थी इंडियंस के ऊपर। एंड मिलिट्री कॉजेज़ में जो है वो नॉट गिविंग सैलरी, वेरी लो सैलरीज़ एंड नो प्रमोशन एंड सेंडिंग द सोल्जर्स अब्रॉड। तो ये सारे जो है अपना लॉन्ग टर्म कॉजेज़ थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। अच्छा, इन कॉजेज़ को हम इस तरह से देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो हमने पढ़ा, मिसट्रीटमेंट ऑफ द मुगल किंग। उसके साथ-साथ उन्होंने ये किया था कि पर्शियन लैंग्वेज जो है इंडिया के अंदर उसको ख़त्म करके इंग्लिश लैंग्वेज को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी गई थी। एंड नंबर 4 पे जो है ना फोर्स्ड कन्वर्जन इनटू क्रिश्चियनिटी जो रिलीजियस कॉजेज़ में आता है। एंड डिस्करेजमेंट ऑफ द पर्दा, सिपाहीज़ पेड लो, उनकी सैलरी बहुत लो थी। ये सारे जो है लॉन्ग टर्म कॉजेज़ जो है वो आ रहे हैं। एंड इंडियंस गिवन लोअर पोजीशन इन द आर्मी, आर्मी में उनको जो है पोजीशन बहुत ज़्यादा लोअर मिलती थी। एंड नंबर 8 पर है यूज़ ऑफ इंडियन ट्रूप्स अब्रॉड, उनको बाहर भेज रहे थे। जो ब्राह्मण्स ने कहा कि ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारी इज़्ज़त रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाएगी। एंड नंबर 9 पे है कि हाई टैक्सेशन, इकोनॉमिक कॉजेज़ में हमने ये पढ़ा कि बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस जो है वो लगा दी थी। एंड बैन ऑन सती। उसके साथ-साथ ब्रिटिश का जो रवैया था वो बहुत ही एरोगेंस वाला था। ब्रिटिश एरोगेंस टुवर्ड द नेटिव इंडियंस एंड इम्पोज़िशन ऑफ ब्रिटिश कल्चर।
ब्रिटिश जो है वो अपना कल्चर जो है वो इम्पोज़ करना चाह रहे थे फ़ोर्सफुली। और लास्ट ये कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर नेटिव इंडियंस इन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में जो है एडमिनिस्ट्रेशन वाली ये जो पोस्टें थी, उनमें जो है बहुत ज़्यादा लैक था अपॉर्चुनिटीज़ का, इंडियंस को जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी उसमें। तो ये सारे लॉन्ग टर्म कॉजेज़ में आते हैं वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। शॉर्ट टर्म कॉजेज़ में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, वो है ग्रीस कार्ट्रिज। अब ये क्या था, इसको हम देखते हैं। अच्छा, शॉर्ट टर्म कॉजेज़ में जो ये आता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिज फॉर द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल वाज द लास्ट स्ट्रॉ दैट मेड द इंडियंस टेक अ स्टैंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। कि इसकी वजह से जो है इंडियंस जो सारे जो है अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के। ये जो न्यूली इनफील्ड राइफल जो इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें जो कार्ट्रिज लोड होता था वो ग्रीस कार्ट्रिज था। अब उसके बारे में ये कहा गया है कि द कार्ट्रिज वर सेड टू बी ग्रीस्ड विद द फेट ऑफ काउ एंड पिग। अब सिंस काउ इज होली फॉर हिंदूज, हिंदूज के लिए काउ जो है वो होली है, वो उसको रिस्पेक्ट की निगाह से देखते हैं। एंड पिग इज बिलीव टू बी अनक्लीन फॉर द मुस्लिम्स, पिग जो है वो मुसलमानों के लिए हराम है। तो दिस फेल्ट लाइक ए डेलिब्रेट मूव फ्रॉम द ब्रिटिश टू ह्यूमिलिएट द इंडियंस, इंडियंस को जो है ज़्यादा बेइज्जत करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए ब्रिटिश की तरफ से ये एक मूव थी, जो कि उस टाइम पे जो सिपाही थे उन्होंने इनकार कर दिया इस कार्ट्रिज को लोड करने से। अब ये इनफील्ड राइफ़ल थी, और उसमें जो कार्ट्रिज लोड होते थे वो ये थे। अब कहा यह गया कि उसमें जो है ना फेट ऑफ काऊ एंड पिग जो है वो यूज़ की गई है। अब इशू ये था कि उसको लोड करने के लिए जो है ना कार्ट्रिज को बाइट करना पड़ता था, उसके बाद ही आप उसको लोड कर सकते हैं। तो ये जो है मुसलमान और हिंदू दोनों ने जो है इनकार कर दिया कि हम इसको लोड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला इनकार जो है वो स्टार्ट होता है अपना बैरकपुर इन बंगाल में, जहाँ पर मंगल पांडे एंड जो दूसरे सिपाही होते हैं वो इनकार करते हैं कि हम अपना ये कार्ट्रिज जो है एनफील्ड राइफल में लोड नहीं करेंगे। तो उनका जो ये डिसोबीडियंस की वजह से ब्रिटिश जो है उनको पनिश करते हैं एंड डिसबैंड कर देते हैं, और उनको जेल में डाल दिया जाता है। तो ये पहला इवेंट है वॉर का 1857 का, जिसमें जो है सोल्जर्स कैंटोनमेंट होता है बैरकपुर में बंगाल में, वहाँ पर ये रिफ्यूज़ करते हैं। तो ये पहला इवेंट जो है माना जाता है। उसके बाद जो है 3 रेजिमेंट्स एट मीरठ जो है वो इनकार करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, एंड दे टुक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड्स। और ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उस टाइम पे स्टार्ट हो जाती है 1857 में। वहाँ पर ये क्या करते हैं कि ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है वो किल करना शुरू कर देते हैं मीरठ में। तो ये दूसरा मेन इवेंट है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। अब थर्ड जो है मेन इवेंट ये होता है कि सोल्जर्स टुक ओवर द गैरिसन्स, जहाँ पर ब्रिटिश जो होते हैं फौजी वहाँ पर वो उनको कंट्रोल कर लेते हैं। देन स्टार्टेड ऑफ टू द कैपिटल ऑफ द मुगल्स, दिल्ली जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। और जब जैसे ही वो दिल्ली आते हैं तो वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र जो जिसकी 82 ईयर्स एज जो है हो चुकी होती है, उसको ये कहते हैं कि आप जो है दोबारा अपना बादशाह बन जाएं, और ऐलान करें कि ये जो वॉर चल रही है इसका फरमान जारी करें कि सारे लोग जो है वो आपके साथ मिल जाएंगे। तो मुस्लिम सोल्जर्स जो है कम टुगेदर टू दिल्ली विच वाज ऑक्यूपाइड ऑन 11th ऑफ मई 1857 को ये ऑक्यूपाई हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो फोर्थ मेन इवेंट होता है वो ये होता है कि नाना साहब जो कि अपना मराठास के लीडर होते हैं, वो डिफीट कर देते हैं ब्रिटिश जनरल हुक व्हीलर को इन जून 1857 में। जैसे वो डिफीट होते हैं उसके बाद ये जो है अपना मेन इवेंट्स जो मेन सेंटर थे इस रिवॉल्ट के, वो दिल्ली में, लखनऊ में, और कानपुर में जो है वो मेन सेंटर्स थे। उसके अलावा मेन इवेंट्स में जो है ना अपना रानी ऑफ झांसी एंड तांतिया टोपी, ये जो है बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं ब्रिटिश के अगेंस्ट। लेकिन फाइनली जो है फॉल ऑफ ग्वालियर ऑन जून 20 1858 में जो है उनको डिफीट हो जाती है और उनको मार दिया जाता है। तो इस तरह से जो है अपना ब्रिटिश जो है कंट्रोल वापस लेना शुरू करते हैं। ग्रेजुअली ब्रिटिश मैनेज टू टेक कंट्रोल बैक, एंड दे टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स अगेंस्ट पीपल
वो वर caught fighting against them और supported those who did। जिन लोगों ने जो है ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट की थी या उन लोगों को सपोर्ट कर किया था जो फाइट कर रहे थे, ब्रिटिश ने सबको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट दी। एंड ब्रिटिश ने जो है दिल्ली को भी रिकैप्चर कर लिया ऑन 20 सितंबर 1857 में। कुछ सिख रेजिमेंट्स जो थे वो पंजाब में से, वो उस टाइम पे भी ब्रिटिश के साथ ही थे। एंड देन क्या होता है कि बहादुर शाह जो है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है एंड एक्साइल्ड टू बर्मा वेयर ही डाइड एंड इज़ बेरिड। वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है और वहीं पे उसको दफन किया जाता है। और उसके जो बेटे होते हैं दे आर मर्डर्ड बाय कैप्टन हॉडसन एंड हिज फैमिली मेंबर्स डिस्पर्स्ड एंड स्पेंड लाइव्स इन पॉवर्टी। उसके जो भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उस बादशाह के, वो डिस्पर्स हो जाते हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो बहुत ही गरीबी में गुजरती है। अच्छा, जैसे ही अपना मुग़ल एम्परर जो है उसको एक्साइल कर दिया जाता है ऑन 8th ऑफ जुलाई 1858 में। अब लॉर्ड कैनिंग जो कि लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं और अब जो है वो फर्स्ट वाइसरॉय जो है वो भी बनते हैं। ही प्रोक्लेम्ड पीस एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी कम टू एन एंड। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है एंड डायरेक्ट जो है वो ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। क्वीन विक्टोरिया जो है वो एम्प्रेस बन जाती हैं इंडिया की उस टाइम पे। अब अगर हम रिकेप करें इन मेन इवेंट्स को, तो सबसे पहले ये होता है कि सिपाहीज़ जो बैरकपुर में होते हैं वो रिफ्यूज़ कर देते हैं अपना उस कार्ट्रिज को लोड करने से। और मेन प्लेयर जो होता है वो मंगल पांडे होता है उनमें। एंड देन रिवोल्ट एट मीरठ, सिपाहीज़ स्टार्ट किलिंग द ब्रिटिश। एंड देन सिपाहीज़ कैप्चर द दिल्ली। बहादुर शाह ज़फ़र को जो है वो कहा जाता है कि आप जो है इस रिवोल्ट को अब लीड करें। एंड देन द रानी ऑफ झांसी एंड तांत्या तोपी जो है दे फाइट ब्रेवली, वो लड़ रहे होते हैं। तो ये भी एक मेन इवेंट माना जाता है। देन जो है क्या होता है कि ब्रिटिश अपनी बहुत ज़्यादा फोर्सेस जो है वो बुला लेते हैं। देन वो जो है वापस से टेक बैक कंट्रोल कर लेते हैं दिल्ली का। एंड रानी ऑफ झांसी एंड तांत्या तोपी दे आर किल्ड। बहादुर शाह ज़फ़र जो है अरेस्ट हो जाता है एंड ही इज़ एक्साइल्ड टू बर्मा। हिज सन्स आर किल्ड एंड वॉर इज़ ओवर, पीस इज़ डिक्लेयर्ड एंड रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म हो जाता है एंड ब्रिटिश राज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इन इवेंट्स को अगर इस माइंड मैप के थ्रू देखें कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जो मेन इवेंट्स थे, उनमें सबसे पहले जो है मार्च 1857 में स्टार्ट होता है, जब मंगल पांडे जो है वो मीरठ में ये अपना डिफाइंस करते हैं। स्टार्ट हो जाता है बैरकपुर में, सॉरी मीरठ में नहीं, बैरकपुर में स्टार्ट होता है अपना सिपाहीज़ का रिवोल्ट। उसके बाद मई 1857 में मीरठ में जो है सिपाहीज़ जो है वो अपना रिवोल्ट कर देते हैं एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स को जो है वो किल करना शुरू करते हैं। तो ये सेकंड इवेंट है। उसके बाद जो है वो जो म्यूटिनियर्स होते हैं वो जो है आते हैं अपना दिल्ली की तरफ आते हैं एंड मुगल किंग कन्विंस्ड टू लीड द वॉर। मुगल किंग बहादुर शाह ज़फ़र जो कि लास्ट एम्परर थे, बहादुर शाह ज़फ़र, उसको जो है कन्विंस कर दिया जाता है कि आप इस वॉर को लीड करें। और उस टाइम पे जो है ये सारा मुस्लिम्स एंड जो हिंदूज़ हैं उनके फेवर में ये वॉर जा रही होती है। ब्रिटिश लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया जो है वो कंट्रोल ब्रिटिश के हाथ से निकल जाता है। एंड देन तांत्या टोपी और अपना रानी ऑफ झांसी इनकी और नाना साहेब, ये कानपुर का मैसेकर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो ब्रिटिश को मारा जाता है उसमें। अच्छा, तो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना दोबारा ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल करना शुरू करती है। लखनऊ रीगेन्ड टू, लखनऊ को जो है अपने कंट्रोल में ले लेते हैं एंड देन दिल्ली इज़ आल्सो रीटेकन बाय द ब्रिटिश। मुगल किंग को जो है वो एक्साइल कर दिया जाता है और उसके हिज सन्स आर किल्ड, उसके बेटों को जो है वो मार दिया जाता है। रानी ऑफ झांसी इज़ आल्सो किल्ड ऑन जून 1858। देन इन अगस्त 1858 में द वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एंडेड और पीस जो है वो प्रोक्लेम कर दिया जाता है। तो ये इवेंट्स थे अपना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के। अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे क्वींस प्रोक्लेमेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के क्या नताज निकले इंडिया के अंदर और उसके बाद किस तरह से रूल जो है वो ब्रिटिश का वो आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच।